हाँ जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। आज की क्लास के अंदर हम फेडरलिज्म का पार्ट 3 करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, तो आपने नहीं देखे तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं हमने पिछले 2 लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, और हम एक कंट्री फेडरल कंट्री कैसे बन सकती है। तो 2 तरीके उसके हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं, और उसके बाद में हमने जाना इंडिया में जो फेडरलिज्म काम कर रहा है वो सक्सेसफुली क्यों काम कर रहा है, तो हमने क्या स्टेप्स उठाए उसके लिए। उसके बाद हम आज का लेसन स्टार्ट करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने उसके फेडरलिज्म के फीचर्स जाने, ठीक है। फिर फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म जाना, एक कंट्री कैसे फेडरल कंट्री बन सकती है। उसके बाद हमने देखा इज इंडिया अ फेडरल कंट्री, इज इंडिया अ फेडरल कंट्री। हमने देखा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं। तो हमने फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं उससे हमने इंडिया के फेडरल फीचर्स मिल रहे थे, तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फिर हमने देखा हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, मतलब हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इसका मतलब है इंडिया में हमने कौन से स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये तो हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा। सॉरी, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म का ही एक और पार्ट है। जैसे फेडरलिज्म क्या होता है, एक से ज्यादा लेवल ऑफ सरकार। इंडिया में हमने एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऐड कर दी जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो आज की क्लास के अंदर हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को दी गई है, इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये इसके क्या फीचर्स थे, पहले कैसा था, अब कैसा है, इसके बारे में हम जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब आप सबको पता है इंडिया एक जो है बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि इंडिया के कुछ स्टेट्स जो है वो यूरोपियन कंट्री से साइज में भी बड़े हैं और पॉपुलेशन वाइज भी बड़े हैं। तो सिर्फ 2 लेवल ऑफ सरकार जो है सफिशिएंट नहीं है लोगों के लिए डिसीजन लेना या लोगों के लिए वेलफेयर करने के लिए। तो हमने एक 3rd लेवल भी इसके अंदर ऐड कर दिया जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। और जैसे ये 3rd लेवल आया, हमने बोल दिया, हमने पावर को क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज्ड। पावर 2 तरीके से हो सकती है। पावर हो सकती है सेंट्रलाइज, मतलब एक पावर सारी एक ही जगह पे है, और डिसेंट्रलाइज मतलब आपने पावर को बांट दिया। तो आपने पहले तो पावर को बांटा सेंटर से स्टेट के बीच में, फिर आपने पावर को और बांट दिया, थोड़ी पावर सेंटर की और थोड़ी पावर स्टेट की लेकर आपने लोकल गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड कैनॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और सिर्फ 2 लेवल ऑफ सरकार से ये नहीं चल सकती, सेंटर से नहीं चल सकती, स्टेट से नहीं चल सकती। स्टेट्स इन इंडिया आर वेरी बिग, दे हैव इंटरनल डाइवर्सिटी। इंडिया में जो स्टेट्स है वो बहुत बड़े हैं और उनके अंदर इंटरनल डाइवर्सिटी भी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है जो 2 टायर से नहीं चल सकती। इंडिया के स्टेट्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं और उनके अंदर भी आपस में इंटरनल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल देखो, यूपी इज बिगर देन रशिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। यूपी की जो पॉपुलेशन है वो रशिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। महाराष्ट्र इज एज बिग एज जर्मनी इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र और जर्मनी का एरिया लगभग बराबर है। तो इंडिया के स्टेट्स बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए हमको 2 टायर से काम नहीं चलेगा, एक और टायर ऐड करना पड़ेगा। Thus, there is need of power sharing within the states. इसलिए स्टेट्स में भी पावर शेयरिंग की जरूरत है। जैसे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, सिर्फ सेंट्रल लेवल नहीं चला सकता, इसलिए हमने पावर स्टेट्स के बीच में बांट दी। अब इंडिया के स्टेट्स भी बहुत बड़े हैं, बहुत पॉपुलेशन है और बहुत डाइवर्सिटी है, इसलिए जरूरत है कि स्टेट के अंदर भी पावर को बांटा जाए। Thus, there is need of power sharing within states. Federal
पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो द स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए हमको स्टेट गवर्नमेंट से नीचे भी एक टायर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए हम जो है वो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट लेके आए, दस रिजल्टेड इन थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। यहां तक समझ में आया? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया के स्टेट्स बहुत बड़े हैं, इंडिया के स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्टेट के नीचे भी हमको एक लेवल ऑफ सरकार चाहिए और हमने फाइनली वो सरकार बना दी जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब जब हमने पावर सेंटर से और स्टेट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दी, इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। अच्छा, पिछली स्लाइड से आपके दो सवाल बन सकते हैं। यूपी का पॉपुलेशन कौन सी कंट्री से ज्यादा है? तो रशिया। महाराष्ट्र जो स्टेट है वो एरिया वाइज में यूरोपियन कौन सी कंट्री, यूरोप की कंट्री के बराबर साइज में है, तो जर्मनी बराबर के साइज में है। अब एक सवाल ये बन सकता है डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब आपने पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी। तो डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन देखो, when power is taken from central and state government and given to local government। तो काफी इजी डेफिनेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? जब आप पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दो, इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है। पहली जरूरत तो मैंने आपको बताई दी कि हमारे स्टेट्स इतने बड़े हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी उनको ढंग से रूल नहीं कर सकती, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमको स्टेट सरकार से भी नीचे एक लेवल ऑफ सरकार चाहिए। देखो, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज कैन बी बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो लोकल लेवल पे ही सॉल्व किए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के बाहर की लाइट खराब हो गई, स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, और मैं गाँव में रहता हूँ। अब तो मैं स्ट्रीट लाइट सही करवाने के लिए अपने कैपिटल थोड़ी जाऊंगा, स्टेट की कैपिटल के सर ये खराब हो गई। तो अगर आप गांव के अंदर ही एक ऐसा लोकल गवर्नमेंट हो जो लोकल मुद्दों को सुलझा सके तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे जो लोकल लेवल पे ही सेटल किए जाने चाहिए, ना कि अपर लेवल के लिए। पीपल हैव बेटर नॉलेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकेलिटी। जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए, रादर दैन स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को। पीपल हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग मोर एफिशिएंटली। लोकल लोगों को पता है कि कहाँ पर पैसा खर्च करना है और इस पैसे को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करना है ताकि हमारी लोकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। स्टेट गवर्नमेंट को आपके लोकल मुद्दों के बारे में इतना नहीं पता होता है, इसलिए लोकल सरकार की ज़रूरत है। In local government, it is possible for people to directly participate in decision making, thus help inculcate the habit of democratic participation। क्या कह रहा है? जो लोकल लेवल है वहां पर, क्योंकि एरिया बहुत छोटा होता है और जो लोकल गवर्नमेंट है उसका रूल भी बहुत छोटा होता है, तो लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ग्राम पंचायत का एग्जाम्पल दूं तो ग्राम सभा डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग में। अब पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ बन रहा है तो आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, वहां पर आप इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, मतलब आपने डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। इसलिए भी हमको जो है लोकल गवर्नमेंट चाहिए ताकि जो है डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाए। अभी तक आपको मैंने 4 रीजंस बता दिए हैं डिसेंट्रलाइजेशन की क्यों जरूरत है। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये जो रेड लिखा हुआ है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो आपको मैंने ऑलरेडी 4 पॉइंट बता दिए। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, बहुत सारे मुद्दे लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो जाने चाहिए। लोकल लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके सोल्यूशन के बारे में ज़्यादा बेहतर पता है। लोकल लोगों को पता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है और एफिशिएंटली कहाँ खर्च करना है। लोकल गवर्नमेंट की वजह से लोग जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो उनके अंदर डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है कि लोगों का पार्टिसिपेशन वो बढ़े। लास्ट पॉइंट क्या, लोकल गवर्नमेंट इज बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का लास्ट जो है जो ऑब्जेक्टिव है कि क्यों चाहिए, ताकि लोग खुद को गवर्न कर सकें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब आप खुद ही जो है वो गवर्नमेंट हैं और खुद ही के लिए आप फैसले
ले रहे हैं। पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता, आप गवर्नमेंट में नहीं हो, आपके बेसिस पे एमएलए और एमपी जो है वो डिसीजन लेते हैं, ना कि आप। लोकल गवर्नमेंट में आप अपने फैसले खुद लेते हो, खुद के लिए, तो आप एक तरह से सेल्फ गवर्नमेंट कर रहे हो अपने आप को, इसलिए हमको लोकल लेवल की जरूरत है। ठीक है, अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, ये 1992 के बाद कुछ और है और 1992 से पहले कुछ और है। तो हम ये देख लेते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है 1992 से पहले कैसी थी और 1992 के बाद कैसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, 1947 से 1992 तक लोकल गवर्नमेंट थी, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। और 1992 के बाद प्रेजेंट 2025 तक लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन वो इफेक्टिव है, मतलब उसका जो है वो इफेक्टिवनेस बढ़ गया है। अब क्या है देखो, डिसेंट्रलाइजेशन बिफोर 1992, ये भी आपका एक सवाल बन सकता है कि व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बिफोर 1992 इन इंडिया। तो ये स्पेसिफिकली पॉइंट है, आप इनको एज इट इज लिख सकते हैं। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी वर सेटअप इन ऑल स्टेट्स, मतलब सारे स्टेट्स के अंदर लोकल गवर्नमेंट 1992 से पहले भी थी। तो प्रॉब्लम क्या है सर, प्रॉब्लम क्या है, बट दे वर नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी बट दे वर डायरेक्टली कंट्रोल ओवर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इनकी खुद की आपस में कोई जो है वो ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, उनकी खुद की कोई पावर नहीं थी, वो डायरेक्टली किसके अंडर आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, और स्टेट गवर्नमेंट को उनको रिपोर्ट करना पड़ता था। इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली चुनाव भी नहीं होते थे। फिर लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्स ऑफ देयर ओन, लोकल गवर्नमेंट के पास खुद की पावर और खुद का रेवेन्यू कहां से आएगा, उसका भी एज सच कोई प्रावधान नहीं था। डिसेंट्रलाइजेशन बिफोर 1992 वाज नॉट इफेक्टिव, डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट तो था, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था 1992 से पहले। क्यों नहीं था इफेक्टिव, क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती थी, चुनाव रेगुलर नहीं होते थे, उनके पास में खुद का पावर नहीं था, खुद के रिसोर्सेज नहीं थे, तो कुल मिला के नाम था, काम कुछ नहीं था। अब 1992 के बाद क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992, तो ये भी सवाल बन सकता है कि एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992, या व्हाई डिड डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992 बिकेम इफेक्टिव, व्हाई डिड डिसेंट्रलाइजेशन बिफोर 1992 वाज नॉट इफेक्टिव। तो नॉट इफेक्टिव में ये वाले पॉइंट्स हैं, इफेक्टिव वाले में ये वाले पॉइंट्स हैं। अब 1992 के बाद क्या हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर दिया, 73rd और 74th अमेंडमेंट लेके आए। 73rd अमेंडमेंट तो था रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए, और 74th अमेंडमेंट था अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए, जो आपके नगर निगम और म्यूनिसिपैलिटी के जो चुनाव होते हैं उसके लिए था। तो 74th अमेंडमेंट से हमने रूरल गवर्नमेंट के लिए, रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए अमेंडमेंट किया, और 74th अमेंडमेंट से हमने अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए अमेंडमेंट किया। और ये कब किया हमने, 1992 में। 73rd and 74th constitutional amendment made local government more powerful and effective as local government were given constitutional power। अब हमने अमेंडमेंट करके क्या कर दिया, लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी, मतलब उनकी पावर क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी पावर नहीं थी, तो मर्जी आती थी तब स्टेट गवर्नमेंट उनको रिसोर्सेज देते थे, मर्जी आती थी तब नहीं देते थे। स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी आई तब चुनाव करवाए, मर्जी नहीं हुई तो चुनाव भी नहीं करवाए। स्टेप्स दैट मेड डिसेंट्रलाइजेशन मोर इफेक्टिव, 1992 के बाद हमने अमेंडमेंट करके ऐसे क्या स्टेप्स लिए जिससे डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव बन गया। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, और ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि 1992 के बाद भारत सरकार ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जिससे डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इफेक्टिव हो गया, और 1992 से पहले इफेक्टिव क्यों नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट, अब आपको हर 5 साल बाद लोकल गवर्नमेंट के चुनाव करवाने हैं, 1992 से पहले ऐसा नहीं था। स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज मेड टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, इससे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं था। जैसे एक तो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल लेवल के और स्टेट लेवल के चुनाव करवाता है, लोकल गवर्नमेंट को चुनाव करवाने के लिए ऐसा कोई कमीशन नहीं था। तो 1992 के बाद हर एक स्टेट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया, जिसका काम है कि हर 5 साल में लोकल गवर्नमेंट का चुनाव करवाए। फिर सीट्स वर रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC, लोकल गवर्नमेंट के अंदर
कुछ सीटें एससी के लिए रिजर्व कर दी गई, कुछ एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई, कुछ ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी गई। इसी के साथ साथ 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करी गई। फॉर एग्जाम्पल 100 सीटों पे लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हो रहा है तो 33 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हो गई, जिससे वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़े। स्टेट हैव टू शेयर पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। स्टेट को अब पावर शेयर करनी है किसके साथ? लोकल गवर्नमेंट के साथ। रेवेन्यू शेयर करना है किसके साथ? लोकल गवर्नमेंट के साथ। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अब देखो एक बार वापस देख लो, डिसेंट्रलाइजेशन 1992 से पहले इफेक्टिव क्यों नहीं था? इफेक्टिव इसलिए नहीं था क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं थी, लोकल गवर्नमेंट के चुनाव रेगुलर नहीं होते थे, लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती थी, लोकल गवर्नमेंट के पास खुद की पावर नहीं थी, खुद के रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए वो इफेक्टिव भी नहीं था। 1992 के बाद हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट किया, जिससे हमने लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि हर 5 साल में चुनाव करवाए। कुछ सीट्स हमने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी, कुछ सीट्स हमने वुमेन के लिए रिजर्व कर दी। हमने लोकल गवर्नमेंट को पावर दी, हमने लोकल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज दिए, इसलिए लोकल गवर्नमेंट 1992 के बाद इफेक्टिव बन गया। आई होप यहां तक आपको कहानी क्लियर होगी। अब आगे देखो, अब मैंने बोला लोकल गवर्नमेंट 2 है, एक तो है रूरल एरिया की, एक तो है रूरल एरिया की और एक है आपकी अर्बन एरिया की। रूरल एरिया की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको अपन बोलते हैं पंचायती राज। क्या बोलते हैं? पंचायती राज। रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं पंचायती राज। अब ये जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है इसका काम क्या है? गांव के अंदर जो है वो गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना। और अर्बन गवर्नमेंट का क्या मतलब है? शहरों के अंदर लोकल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एक लोकल गवर्नमेंट है, गांव के अंदर उसको हम पंचायती राज बोलते हैं। शहरों में हम उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, टाउन काउंसिल। ये जो है वो शहर की कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वहां पर नगर निगम होगी, नगर पालिका होगी या महानगर पालिका होगी। ठीक है, अब देखो रूरल लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज क्या है? देखो, अ ग्रुप ऑफ वार्ड्स, हेड ऑफ वार्ड पंच इज विलेज। मतलब एक मान लो कि एक एरिया है, उस एरिया को आपने क्या किया? छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और इन हिस्सों को अपन बोल रहे हैं वार्ड। ये मान लो ये पूरा एरिया एक गांव है, ये एक पूरा एरिया क्या है? गांव। इस गांव को आपने छोटे छोटे वार्ड में बांट दिया और इस वार्ड से आप एक आदमी को चुनते हो जिसको बोलते हो वार्ड पंच। उसको क्या बोलते हो? वार्ड पंच। और पूरे गांव से एक आदमी को चुनते हो जो पूरे गांव का हेड होता है, उसको आप बोलते हो सरपंच। ठीक है, तो एक बड़ा गांव है, उस बड़े गांव को आपने छोटे छोटे वार्ड के अंदर डिवाइड कर दिया। उस वार्ड के अंदर आप एक आदमी को चुनते हो जिसको बोलते हो वार्ड पंच, और पूरे गांव के लिए एक आदमी को चुनते हो जिसको बोलते हो आप सरपंच। अब ये वार्ड पंच और सरपंच मिलके जो है ग्राम पंचायत बनाते हैं। इसको भी अपन देखते हैं। ग्रुप ऑफ वार्ड्स मेक विलेज, मतलब छोटे छोटे वार्ड मिलके जो है एक बड़ा गांव बनाते हैं। बिग विलेज और ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेज क्रिएट्स ग्राम पंचायत। बहुत सारे गांव या बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे गांव या एक बहुत बड़ा गांव मिलके बनाता है ग्राम पंचायत। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? वार्ड। वार्ड के बाद में आ रहा है विलेज, विलेज के बाद में आ रहा है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद आएगा पंचायत समिति, पंचायत समिति के बाद आएगा जिला परिषद। ठीक है, अभी मैं इसको समझा दूंगा, नहीं समझ में आ रहा तो। ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत में पंचायत समिति और ब्लॉक मंडल। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें एक गांव है ए, एक गांव है बी, एक गांव है सी और एक गांव है डी। इस एक गांव को अपन ने बोल दिया ये एक ग्राम पंचायत है, ये एक ग्राम पंचायत है, ये एक ग्राम पंचायत है और ये एक ग्राम पंचायत है। ये सारे चारों को मिला दोगे तो ये बनेगी पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। और बहुत सारे पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल बना के बनाएंगे जिला परिषद। फॉर एग्जाम्पल इसी के जैसा एक और पंचायत समिति है, बहुत सारे मिला के जिला परिषद बना देंगे। ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत मेक पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं, जिसको हम मंडल भी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ब्लॉक मंडल एंड पंचायत समिति मेक जिला परिषद, जिसका हेड होता है चेयरपर्सन। तो एक नंबर का सवाल बन सकता है कि जिला परिषद का हेड कौन होता है? तो जिला परिषद का हेड होता है चेयरपर्सन। अब देखो, ग्राम पंचायत होती है गांव के लेवल पे, पंचायत समिति होती है तहसील के लेवल पे और जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो
ग्राम पंचायत बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलकर बनाती है पंचायत समिति, बहुत सारी पंचायत समिति मिलकर बनाती है जिला परिषद। समझ में आया, ये एक फ्लो बना हुआ है। ग्राम पंचायत का हेड जो है वो उसको सरपंच बोलते हैं, जिला परिषद का जो हेड है उसको अपन चेयरपर्सन बोलते हैं। अब देखो ये ग्राम पंचायत क्या होती है, मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत। अभी ग्राम पंचायत क्या है, काउंसिल ऑफ वार्ड पंच एंड सरपंच। ग्राम पंचायत क्या है, वार्ड पंच और सरपंच की काउंसिल, मतलब 5-6 वार्ड पंच और एक सरपंच मिलके क्या बना रहे हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का हेड कौन है, सरपंच। मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड। ये जो वार्ड पंच और सरपंच है इसको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज। अब ये जो ग्राम पंचायत है ये पूरे गांव के डिसीजन लेने की बॉडी है कि गांव में कैसा कैसा काम करवाया जाएगा। इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब ये जो ग्राम पंचायत है ये ग्राम सभा के सुपरविजन के अंडर काम करती है। तो सवाल ये आता है ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा कुछ नहीं है, उस गांव में रहने वाले 18+ सारे रजिस्टर्ड वोटर, मतलब एक गांव में जितने भी लोग वोट डाल सकते हैं वो सब क्या है, ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा का काम क्या होता है, साल में 1-2 बार मीटिंग करना और ग्राम पंचायत ने कैसा काम किया है उसको देखना, बढ़िया काम किया या बेकार काम किया है। तो ग्राम सभा में जितने भी लोग हैं वो एक तरह से ग्राम पंचायत के ऊपर नजर रखना, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्राम सभा क्या होती है, सुपरवाइज ग्राम पंचायत पहला। इसके मेंबर कौन है, ऑल मेंबर ऑफ विलेज अबव 18 ईयर, मतलब जितने भी वोटर्स हैं वो उसके। इसका काम क्या है, मीट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर टू डिस्कस द बजट ऑफ ग्राम पंचायत एंड रिव्यू दी परफॉर्मेंस। बजट को डिस्कस करना और ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को डिस्कस करना ग्राम सभा का काम है। पंचायत समिति क्या होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत। बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलकर बनाती है पंचायत समिति, और पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्ट होते हैं। जैसे राजस्थान में आपने सुना होगा प्रधान, तो प्रधान जो है वो पंचायत समिति का हेड होता है, लेकिन प्रधान को आप डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हो। प्रधान को जो है इलेक्ट करते हैं पंचायत समिति के मेंबर, और पंचायत समिति के मेंबर को आप इलेक्ट करते हो। आपने पंचायत समिति के मेंबर को इलेक्ट किया, उन पंचायत समिति के मेंबर ने आगे जाके प्रधान को इलेक्ट किया। तो जो पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं उसको आप डायरेक्टली भी इलेक्ट करते हो और इनडायरेक्टली भी इलेक्ट करते हो, लेकिन ग्राम पंचायत के सारे मेंबर्स को आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हो। उसके बाद आता है जिला परिषद। ये तो हो गया विलेज लेवल पे, ये हो गया आपका तहसील लेवल पे, और ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मतलब बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके जो कि विलेज लेवल पे है वो बनाते हैं पंचायत समिति जो तहसील लेवल पे, और बहुत सारी पंचायत समिति मिलकर बनाती है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज। गांव के अंदर जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हाईएस्ट लेवल किसका है, जिला परिषद का। इसके मेंबर कौन होते हैं, मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड। ज्यादातर मेंबर्स इलेक्टेड हैं, लेकिन इसके मेंबर्स एमएलए, एमपी और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल, मतलब कलेक्टर वलेक्टर भी इसके ऑफिशियल जो है वो इसके मेंबर होते हैं। इसका हेड कौन होता है, चेयरपर्सन, जिसको आप इलेक्ट करते हो। अब इसके हेड को इलेक्ट कौन करता है, वही ग्राम सभा के लोग। ग्राम सभा के जब चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के जब चुनाव होते हैं, एक आदमी 3 वोट डालता है। एक डाल रहा है सरपंच के लिए, एक डाल रहा है पंचायत समिति मेंबर के लिए, और एक वोट डाल रहा है वो जिला परिषद चेयरपर्सन के लिए। तो ये जो लोकल लेवल का जो इलेक्शन है ये काफी इंटरेस्टिंग मुद्दा है, लेकिन अगर इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा तो ये एक आपस में अलग जो है पूरा एक लेक्चर है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रूरल लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पंचायती राज बोलते हैं। पंचायती राज में सबसे पहला आता है ग्राम पंचायत, फिर आता है पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, उसके बाद आता है जिला परिषद। ग्राम पंचायत का हेड सरपंच है और आपका जिला परिषद का हेड जो है वो चेयरपर्सन है। कौन कौन मेंबर्स हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पीडीएफ आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज। जैसे रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं पंचायती राज, वैसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज। अब क्या होता है ना, हर एक सिटी की, हर एक अर्बन एरिया की पॉपुलेशन सेम नहीं होती। तो जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन है, जो स्मॉल टाउन्स है, वहां पर होती है टाउन काउंसिल या नगर पंचायत। थोड़े जो बड़े टाउन्स है वहां पर होती है म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी। और जो बहुत बड़े टाउन होते हैं वहां पर होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या महानगर पालिका। इन सब के हेड को अपन
चेयरपर्सन बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड है उसको अपन बोलते हैं मेयर। तो आपको आज ये जानना है, आप जिस शहर में रह रहे हो वहां पर मेयर है या चेयरपर्सन है। अगर चेयरपर्सन है तो आप समझ जाना म्यूनिसिपैलिटी है, और मेयर है तो आप समझ जाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड, यहाँ पर भी ज्यादातर मेंबर इलेक्टेड है, लेकिन कुछ जो है वो गवर्नमेंट से भी अफिलिएटेड होते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो जो डेमोक्रेसी की जो मेन प्रिंसिपल है, जो स्पिरिट है कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो लोकल गवर्नमेंट से क्या हुआ? बढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हेल्प्स टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, क्योंकि लोग डायरेक्टली डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी का डीपन हो रहा है। इट ऑल्सो इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी, क्योंकि 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है, तो वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत बढ़ गया है। इनकी डिफिकल्टीज क्या है डिसेंट्रलाइजेशन में? अभी और क्या करना बाकी रह गया है? ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, ग्राम सभा को खुद को भी नहीं पता है कि उसका काम क्या है। ग्राम सभा का काम क्या है? साल में 1-2 बार मिलना और ग्राम पंचायत की बजट और परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, जबकि वो करते ही नहीं है। ठीक है, सरपंच और वार्ड पंच अपने लेवल पे काम कर देते हैं। मोस्ट स्टेट्स डू नॉट ट्रांसफर पावर टू लोकल गवर्नमेंट, ज्यादातर लोकल गवर्नमेंट ने जितनी पावर देनी चाहिए थी लोकल गवर्नमेंट को उतनी नहीं दी, जितना पैसा देना चाहिए था उतना पैसा नहीं दिया। एंड ऑल्सो स्टेट्स डू नॉट गिवन एडुकेट रिसोर्सेज टू लोकल गवर्नमेंट, ना पावर दी ना रिसोर्सेज दिए। ठीक है, और ग्राम सभा जो है रेगुलरली इलेक्ट नहीं होती। तो ये था आज का आपका चैप्टर, जिसके अंदर हमने डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ा। आज की क्लास में अब डिसेंट्रलाइजेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने पढ़ा इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया के स्टेट्स बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है।